अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आप मैच व्यूज़ देख रहे हैं। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज इंतहाई अहम इशू पर हम तीनों बात करेंगे, और चूँकि कानूनी माहिर हैं और अज़हर सदीक साहब कानूनी हवाले से, और उसके बाद फिर तारिक साहब चूँकि मुल्की मामलात को और हर किस्म के मामलात पर अच्छी नज़र रखते हैं, उनसे भी राय लेंगे। सर, टाइम बचाते हुए आपको सबसे मैं सवाल करूँगा, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ज़ाहिर मुल्की हर मामले में वो इन रहते हैं। बहुत सारे कायदे ज़वाबित जो उन पे लागू नहीं होते और वो सब पे लागू करने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो इंटरव्यू है यूट्यूब को, वो क्या वजह थी उनको इंटरव्यू देने की, और अगर वो इंटरव्यू उनका गैर कानूनी है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम बताते चले नाजरीन के लिए कि हम बुनियादी तौर पर ये प्रोग्राम है चौपाल, यानी हम इकट्ठे बैठ के ना, बैठक भी है जो मर्ज़ी के, लेकिन हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये मैस व्यूज़ के अंदर ही या मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर आप देखा करेंगे। आपने बात बड़ी ज़बरदस्त की है। एक ज़रा सिंपल सा आपके सामने बता दें। देखें, एक बात जो समझने वाली बात है, जस्टिस काजी फैज़, एक तो बड़ा क्लैरिटी के साथ जो उनकी मिसेज़ वाला मामला है, या वो नैब में जाएगा, लेकिन वो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे दफन हो गई, वो दफन नहीं हो सकती फ़ाइल। वो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है कि उनकी मिसेज़ के पास पैसा नहीं था, अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं था, प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं है, फ़ॉरेन अगर करेंसी में अकाउंट जमा भी करा दिया तब भी आपको टैक्सेस आपने दिए नहीं हैं, और सोर्स अवेलेबल नहीं है। उसी केस के अंदर एक और बात है कि एक जॉइंट अकाउंट है, वो जॉइंट अकाउंट है जस्टिस काजी फैज़ साहब मिसेस सरीना ईसा का, वो भी डिक्लेयर नहीं है। तो ये एक और रेफरेंस है। अब तीसरा रेफरेंस जो आपने अभी बात कर रहे हैं, वो अच्छा इमाम, वो जो अकाउंट डिक्लेयर नहीं है, उसमें जस्टिस इखलाक हुसैन का 1955 का केस अवेलेबल है कि वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं थी, जो भी एक इदारा था उस वक्त बाकायदा निकाला गया। अब तीसरा है कोड ऑफ कंडक्ट आर्टिकल 5 के हवाले से। यहाँ एक मैं बताता चलूँ आपको बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कि सबसे बड़ी ज़ात है या इस हवाले से रब पाक है, उसके बाद काजी आज़म का एक अपना किरदार हज़रत इल्लामा इकबाल। हज़रत इल्लामा इकबाल के साहबजादे जवेद इकबाल जज रहे यहाँ पर आला अदालतों के, उन्होंने तो कभी अपने वालिद के बारे में रहते हुए कभी इंटरव्यू नहीं दिया। उनकी बहू जो हैं जैसे अपना इल्लामा इकबाल की, वो भी रहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया आज तक। ये बताएं, और ये जो बैठ के नज़र आ रहा है कि बैठ के मकसद क्या था, मकसद, और वो बातें भी वो सारी वन साइडेड चली हैं। और काजी ईसा जो हैं, जो उनके वालिद हैं, वो कंट्रोवर्शियल शख्सियत रही हैं, और असदुल्ला ने बड़े वाज़ेह तौर पर प्रोग्राम कर दिए, वो जो सफ़ीर रहे तो क्या कुछ हुआ। तो बज़ाहिर जो है ये एक और रेफरेंस बन रहा है। और मैं बहुत अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें डिफेंस ये आ रहा है कि अगर काजी फैज़ ईसा साहब ये कर रहे हैं तो तकलीफ़ क्यों है? ये काम साकिब निसार साहब कर चुके, इंटरव्यू कर चुके, मीडिया से इंटरेक्शन कर चुके, रमदे साहब कर चुके मीडिया से इंटरेक्शन। तो मेरा उस पर पॉइंट ये होता है कि अगर वो किया था और गलत था, तो क्या गलत की तकलीद करनी है या सही की तकलीद करनी है? इस पर डिफेंस ये कि जी ये साकिब निसार साहब कर चुके, तो ये कोई डिफेंस तो नहीं है, ये डिफेंस है किसी भी। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। मैं सवाल ये मैं तुम्हारी इजाज़त के सवाल ये आपने बड़ा अच्छा बात कर दी। अब देखिए, मैं सिंपल सी, आप भी याद है, शायद आप भी यहाँ पर मौजूद रहें, वो केसेस के हवाले से कभी प्लान इंटरव्यू नहीं होता था। मैं यानी क्लैरिटी के साथ बता दूँ, वो प्लान नहीं होता था। आपको याद होगा, वो गए हैं पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन अस्पतालों में गए हैं, तो मीडिया सामने आ गया, गुफ्तगू ऐसे नहीं है बिठाकर आप के लिए जैसे बात। हाँ, आप देखें ना, याद होगा, पब्लिक के लिए वो कर रहे थे। और यहाँ दूसरी बात एक और भी है कि उन्होंने इस तरह प्लान, अभी आज आप बता दें कि रिटायरमेंट के बाद साकिब निसार आज तक किसी चैनल पे आए? 2 साल की पाबंदी भी होती है ना, आप अंदाजा लगे ना। हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं आए। वो आ सकते थे, सारी बातें कर सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। ये बहुत बड़ा सबूत है। और दूसरा, जहाँ तकरीर हमारे रमदे साहब के वाले से, वो बातें ये नहीं है। ये जो तकरीर करते रहे हैं बहैसियत एक साइल के, आपने समझते रहे कि ये शुरू दिन से ही जो कुछ करते रहे बहैसियत जज, ये काम करना चाहिए था? अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने नाजरीन से भी बात करते हुए मैंने ये कहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब, हमारे सामने उनके जो किरदार थे वो 4 अदद किरदार थे। एक काजी फैज़ ईसा साहब मुल्जिम, एक काजी फैज़ ईसा साहब साइल, एक काजी फैज़ ईसा साहब वकील, एक काजी फैज़ ईसा साहब जज। जज की जो हैसियत है उसको माइनस कर दें, उसके कंडक्ट पर, उस शख्सियत पर, उस हैसियत पे हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम मुल्जिम फैज़ ईसा पर, वकील फैज़ ईसा पर, साइल फैज़ ईसा पर हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और हमने साइल फैज़ ईसा पर, मुल्जिम फैज़ ईसा पर बात की है, और उनका जो कंडक्ट बतौर मुंसिफ भी था, वो बाकायदा टारगेट करता हुआ नजर आया हमें इस हुकूमत को, बतौर साइल भी, बतौर मुल्जिम भी। यानी मुझे एक बड़ी आसान मिसाल है,
मुझे सड़क पे रोक ले ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं बाइक पे जा रहा हूं, कहे तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, ये मेरा लाइसेंस है, चालान कर दो, या मैं कोई उजुर पेश करूंगा कि इस वजह से हेलमेट नहीं है, मेरे सर में फोड़ा है और उस फोड़े की वजह से मैं हेलमेट नहीं पहन सकता। लेकिन ये कोई उजुर नहीं है कि मैं उस ट्रैफिक पुलिस वाले को बताऊं कि उसके सर में भी हेलमेट नहीं है, उसको भी रोको, उसके सर पे भी हेलमेट नहीं है। मुझे अपनी जात की हद तक जवाबदेह होना है। उनसे सवाल उनके खानदान के, उनके सगों की जायदाद के बारे में हुआ है। उन्होंने शहजाद अकबर, उन्होंने इमरान खान, उन्होंने ऐरे गैरे सब की जायदादों को अदालत में लाके रख दिया कि ये भी देखिए। ये क्यों देखिए? हमें मुल्जिम फाइज ईसा को देखना है। बिल्कुल बात सही। तो उन्होंने वो नहीं एक देखा। बात और ऐड कर लें आप, ये वही स्टाइल नहीं है जो सियासतदानों का है। जब नवाज शरीफ के बारे में बात आए, करप्ट सियासतदानों के बारे में, वो कहते हैं अभी बोल से पूछें आप। हाँ। वो भैया आप अंडर क्वेश्चन है, आपके सामने है, जाएं कंप्लेंटें फाइल करें। मिसाल के तौर पर सरीना ईसा को या काजी फाइजा को अगर कोई एतराज़ है किसी से, तो जाते जाके नायब में दरखास्त देते हैं। ये क्या आप यानी सियासत तो नहीं कर रहे? तो अगर देखा जाए सियासत नहीं हो रही है साथ। अच्छा, और इसकी टाइमिंग, इस टाइमिंग पर जो काजी फाइज साहब के पास पाकिस्तान का आला तरीन अदालती मनसब आने वाला है, उस टाइमिंग पर ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये जो इंटरव्यू है कि मेरे वालिद मुरीद थे, कायदे आज़म मुर्शिद थे, और मेरे वालिद का ये किरदार था, मेरे वालिद ने कायदे आज़म को टोपी लेकर दी थी, या कायदे आज़म ने वो टोपी 150 रुपये की बन रही थी, 200 रुपये में ख़रीदी थी और पूछा था। ये 48 की बात हो रही है, 47 की बात हो रही है। 23 मार्च के जलसे में 1940 में, उससे 7 साल पहले वो टोपी कायदे आज़म के सर पे मौजूद थी। ये टोपी किसको पहनाई जा रही है? ये टोपी कायदे आज़म को पहनाई जा रही है, आपको पहनाई जा रही है, शाहिद साहब को पहनाई जा रही है, मुझे पहनाई जा रही है। ये टोपी समझ में नहीं आया मुझे कि क़य्यूम सिद्दीक़ साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे जियो में सीनियर रहे, मेरे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन ये क्या था उन्हें भी पूछ लेना चाहिए था कि जनाब 1940 में थी वो टोपी जो आप 1948 में पैदा कर रहे हैं, वो 1940 में मौजूद थी, वो नहीं हुआ। अच्छा, ये एक बात और है, शायद आप जरा बताइएगा इस हवाले से, अगर आप बात को समझें। ये कौन सी टोपी है? ये गालिबन मेरा हीरे जवाहरात से बनी हुई टोपी थी जो 200 रुपए की, जिस वक्त कोई भैंस 10 या 15 रुपए की दस्तयाब थी, तो ये कोई हीरे जवाहरात की टोपी? सर वैसे ये ज़्यादातर जो इनका इंटरव्यू था वो टोपी को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन जैसे आप बात करें बुनियादी तौर पर उनको शौक़ है सियासत करने का, और सियासत चूँकि जज बन चुके हैं, वो सियासत कर नहीं सकते, इसलिए वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो हर किसी को लताड़ भी देते हैं। वो फ़ौज को लताड़ेंगे, एजेंसीज़ को लताड़ेंगे, जज तक सारे जो उनसे सवाल पूछा जाएगा वो जवाब नहीं चीफ देंगे। जस्टिस के साथ इनकी नहीं बनी, मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ नाम लीजिएगा सारे चीफ जस्टिसों के। सर आसिफ सईद खोसा साहब के साथ नहीं बनी, साकिब जमाली साहब से भी बिल्कुल, और मौजूदा जी सर, और अब मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ उनकी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, उनको काम का तरीका बताते हैं, उस तहत वो करते नहीं है। अब बुनियादी तौर पर उन्होंने अब इतना अपने आप को मुतनाज़ा बना लिया है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद भी उनको नज़र आ रहा है कि वो चीफ जस्टिस शायद पाकिस्तान के वो बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो इस तरह एक फंस चुके हैं, धंस चुके हैं, और इसलिए फिर वाविला की सूरत में फिर वो हम गुस्ताखी ना करें कि वो अपने आप को अब इतना बदनाम कर चुके हैं कि वो चीफ जस्टिस बन भी गए, तो वो फिर अब उनके निज़ाम इंसाफ पर जो इंसाफ करेंगे वो अपने हिसाब से इंसाफ पर भी कोई यकीन नहीं करेगा, जिस तरह उन्होंने अपने आप को बना लिया। एक बात आपने, हाँ, एक और चीज़ कि जैसे क़य्यूम सिद्दीक़ साहब की आप बात कर रहे थे, देखिए अदलिया में जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप भी सर, कि वो जब भी ये मुतनाज़ा शख्सियत नून लीग के साथ उन्होंने अपने आप को अटैच नहीं किया था, तो बहुत अच्छा वकील के बाद उनको बहुत अच्छा जज समझा जाता था। मिसालें दी जाती थी कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो एक सबसे ज़्यादा काबिल तरीन, ज़हीन तरीन जजेस की मिसालें दी जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे मुनीब अख्तर का नाम लेंगे तो मायानाज वकला उनको सलूट पेश करते हैं, उनकी आइनी सोच को, उनकी जो गिरफ्त है कानून के ऊपर, इनकी गिरफ्त के ऊपर भी काफ़ी लोग गर्व करते थे, खुशी महसूस करते थे। लेकिन जब से उन्होंने नून लीग के साथ अपने आप को अटैच कर दिया, अपने कैरियर को, अपने जो एक उनकी साख थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया, और उसकी बुनियादी वजह बनते हैं क़य्यूम सिद्दीक़ी साहब के जैसे दोस्त, और जो इस तरह के दोस्त अब यूट्यूब पे लाकर जो ये लिबरल क्लास है, ये जो लिबरल क्लास है, ये सो कॉल्ड लिबरल, और फिर मरियम साहिबा ने जिस पे भी हाथ डाला, यानी कि जिस की फेवर में गई, और मरियम का सोशल मीडिया सारा इस कैंपेन को चलाता है, खुद भी तबाह हुई। उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत को तबाह किया, काजी फैज़ के पीछे लगी तो उनको भी तबाह कर दिया। तो ये अब ये परसेप्शन, ये मैं नहीं बोल रहा, ये पूरे सिंध में, पूरी अदालतों में, पूरे निज़ाम में ये आम हो चुका है।
जो काजी फैज़ल साहब के साथ नून लीग ने किया, या नून लीग के साथ वो घुस के जिस तरह आगे गए, अपना करियर तबाह किया उन्होंने, और ख़ास तौर पर उन्होंने अब अपने आप को कहीं छोड़ा नहीं, किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो इसलिए ये उनका ओहदा, अदलिया और फिर जज, लोग तो अब ये सवाल करते हैं कि भाई उनको इतना सियासत का शौक़ है, इतना ज़्यादा उनको, उनकी पूरा ख़ानदान एक सियासी था और बड़ा काबिल था, जैसे मुरीद थे वो, तो फिर तो उनको वो मुरीदी वाला काम करना चाहिए था। जिस तरह भुट्टो जिंदा है तो फिर इसी तरह हम कहते हैं कि काजी भी जिंदा है आज भी। अच्छा चले, एक तारक भाई, मैं बड़ी ज़बरदस्त अब एक सवाल जो कि कानूनी दान होने के नाले बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए, अगर यही यानी एक मुलाजमत एक आदमी करता है और वो मिसकंडक्ट करता है, यानी मिसकंडक्ट क्या, चोरी कर देता है दफ्तर में डाका डालता है, दफ्तर में किसी को ज़ख्मी कर देता है, या कोई ऐसा कानून गैर कानूनी स्मगलिंग करता पकड़ा जाता है, तो मिसकंडक्ट तो है ही है वो, लेकिन उसका फौजदारी प्रोसीडिंग भी चलती है। यानी यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर अगर देखा जाए, मिसकंडक्ट तो जज को रिमूव करने के हवाले से है, लेकिन एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की जो डेफिनेशन है सेक्शन 9 की, यानी आपके सोर्स आपके इनकम से मुताबिकत नहीं रखते, यानी उससे फालतू हैं, जो मर्जी कहें, बहुत बड़े वकील थे, ज़राई आमदन थी, लेकिन डिक्लेयर कहीं नहीं है। जब डिक्लेयर कहीं नहीं है तो ये असूली तौर पर ये नैब का केस भी नहीं बनता है। आप नहीं समझते हैं, यानी आम एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होता तो उसको क्या होना था, 90 दिन का रिमांड, आपको पता है 90 दिन का रिमांड, फिजिकल रिमांड, फिर जेल जाना था, फिर ज़मानतें होनी थी। तो ये हमने कुछ जजेस को ख़ास प्रिविलेज नहीं दिया कोई। सर वो तो अदालत ने खुद दे दी है, हमने क्या देनी है। अदालत ने अपने फैसले में जब FBI की रिपोर्ट को सेट असाइड किया और अदालत ने कहा कि ये हमने मांगी थी, हम ही वापस लेते हैं इसको, इस हुक्म को हम कलअदम करार देते हैं और जज का एहतसाब नहीं हो सकता, तो वो मेरे लिए कुछ ऐसी बात थी जैसी बात मियाँ नवाज शरीफ ने की थी। और उन्होंने जुमला कहा था ना, हाँ भाई हैं असासे ज़राए आमदन से ज़्यादा, तुमको इससे क्या। मुझे लगा ये जो है ना, ये अदालत की तरफ से कहा गया है हमाम पाकिस्तानियों से कि तुमको इससे क्या। ये अदालत ने हम सबको, मुझे, आपको, हम सबको जवाब दिया है, जो मेरे लिए सबसे हैरान कुन था। मैं अदालत का सबसे ज़्यादा एहतराम होना चाहिए, एहतराम खर्च सबका होना चाहिए, एक आम आदमी का सबसे ज़्यादा एहतराम होना चाहिए। मेरे लिए हैरान कुन होता है सबसे ज़्यादा तौहीन अदालत पर बात करना, मतलब इंसाफ पर बात करना अदालत की तौहीन है, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये मुझे लगता है, और इसी पर बात नहीं हो सकती। अच्छा ये देखें, एक जो बात आपने बड़ी ज़बरदस्त कही है और ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ है, सवाल तो अब उठेंगे, उंगलियां भी उठेंगी, चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं, ज़राए कौन से हैं वो बताना है। और मैं एक बात और आपको बता दूं। अच्छा सॉरी, आपने एक बात की थी, मामला दफन नहीं हुआ। हाँ, जो मैं भी रेफरेंस दे रहा था अदालत के फैसले के अल्फाज, तो मामला वाकई भी दफन नहीं हुआ। ये आपने बड़ा अच्छा एक सवाल कर दिया, मामला दफन कैसे हो सकता है। मामला यानी अगर FBI की रिपोर्ट आप निकाल भी दें, फॉर द टाइमिंग निकाल दें, 3 इशू अब आ गए हैं सामने। सबसे पहला काम ये है कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे खरीदी। सरीना ईसा का काम क्लियर हो गया, उनके पास तो है कुछ नहीं, अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, बाहर कैसे गया। फिर वो बाहर जाने में भी 2 सवाल हैं। अगर इतने 2003 से लेकर 2013 तक पैसे भिजवाए, ये तो जाते रहे बच्चों की तरफ, बच्चों के अखराजात के पैसे, तो आपने जायदाद कैसे खरीद ली आपने। तो अगर आपने जायदाद खरीद ली, बच्चों के अखराजात कैसे पूरे किए। तो ये बड़ा एक सीरियस सवाल है। फिर उन अकाउंट्स के अंदर जो पैसा डाला है फॉरेन करेंसी में, वो आपके पास ट्रेल मौजूद नहीं है, कैसा आया वाइट नहीं मौजूद है। फिर इसी के साथ एक और इशू आ गया है, वो इशू आ गया है कि जो जॉइंट अकाउंट है वो डिक्लेयर नहीं किया। अब अगला जो इशू साथ आ गया है, वो इशू आ गया है जो आपने इंटरव्यू दिया है, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और मैंने इरफान कादर के साथ आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा, तो इरफान कादर साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जजेस के एहतसाब के बारे में मैंने वाज़ेह तौर पर लिखा था कि उन पर सेक्शन 9 का इतलाक होता है। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, और मैंने ख़त लिखा है बाकायदा, मैंने ख़त लिखा, अटॉर्नी जनरल जी मैंने वो बाकायदा ख़त लिखा है कि वो लेके आए, वो दिखाएं आप कि वो क्या हुआ है, और वो चीज़ें सारी डिटेल में आ सके। आप नहीं समझते वो डिटेलें आज भी सामने आनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सर, ये सारी चीज़ें सामने भी आनी चाहिए। और अब लोग ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो काबिल एहतसाब अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब अगर सदर पाकिस्तान है, तो अदलिया, चीफ जस्टिस, सारे निज़ाम की जो लोग हैं वो काबिल एहतसाब क्यों नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है और ज़ाहिर है अमल दरामद भी होगा, लोग यकीन भी करते हैं, क्योंकि पहले की निस्बत पहले पूछगछ नहीं होती थी, लोग अवाम सवाल भी नहीं उठाते थे, और बल्कि अवाम को कोई आगाह करने वाला भी कोई नहीं होता था। अब अवाम खुद बाखबर है, चौकन्ने हो चुके हैं। चाहे वो जज करे कोई गलती या कोई भी ओहदे पे, बड़े ओहदे पर बैठा शख्स करता है, तो लोग अब उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, और आपको और हमसे भी पूछते हैं।
आप क्योंकि कानूनी मामलात को बारीकी से जानते हैं, इसलिए वो आपसे लोग ज़रूर सवाल करते हैं। तो ये इंतहाई अहम चीज़ थी। तारिक साहब आपका, अदर साहब आपका शुक्रिया, और आपके चैनल का शुक्रिया जो हमने अपने चौपाल का ये कि नाज़रीन आपके लिए चौपाल या कह दें हम कोई और नाम सोचते हैं ताकि मल्टीपल ओपिनियन के कोशिश करेंगे कोई रेगुलर बन सके, लेकिन अभी वादा कोई नहीं है क्योंकि आज आप तीनों को इकट्ठे देख रहे हैं और मुझे पता है कि आपकी बहुत फीडबैक आनी है। तारिक मतीन बड़े अरसे बाद काबू है माजर के साथ, एक मसाइल अपने हैं इनके और वो सीरियस इशू हैं, वो मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन अभी बहरहाल हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।